ध्यान दो माही, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? जो है अगर बोलो बंद कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबको बोलना है, क्या होता है? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी को खींच रही है तो अगर m1 बॉडी m2 को खींच रही है तो ऐसा फोर्स होगा। समझ में आ रहा है लॉजिकली? सबको याद है क्या हो रहा है ये? इस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा? F12। 1 पे लगा 2 की वजह से कि 2 पे लगा 1 की वजह से? F21। समझ में आ रहा है लॉजिकली क्या हो रहा है? कि 2 पर लगाया 1 ने। कोई डाउट क्या चल रहा है? हमने कल सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। उसका फॉर्मूला क्या था? G इजिकल टू जिम्मी बाई आरी का स्क्वायर। ऐसा कल सिखाया था कि अर्थ होती है, अर्थ की एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। मतलब पेन को जब ड्रॉप करते हैं तो वो अपने आप अर्थ की तरफ जाता है। लॉजिकली क्लियर है? तो अपने आप अर्थ की तरफ जाता है, तो अर्थ की तरफ गया क्यों? देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। तो हमने कल सीखा एनी काइंड ऑफ मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय अ फोर्स विच इज F इजिकल टू एम ए इक्वल टू इधर क्या है? G। तो F इक्वल टू एम जी, फिर F को रिप्लेस करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो G एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहाँ से mm कैंसिल, ये किसका मास कैंसिल हुआ? पेन का। और मास ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की मास की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इसको खींच रही है नीचे की तरफ। फिर हमने क्या सीखा? ये तो G मिल गया एट द सरफेस। कहाँ तक? G की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ तक चलेगी? H इक्वल टू 10 किलोमीटर्स तक। 10 किलोमीटर्स तक दिस विल बी कांस्टेंट वैल्यू। फिर हमने सीखा कि भाई ये G तो वेरी भी करता है हाइट के साथ। जितना ऊपर जाओगे उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज हमने सीखा कि दो पार्टिकल का फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना दूर जाते जाएंगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। फोर्स कम हुआ मतलब फील्ड कम हुई। समझ में आ रहा है लॉजिकली क्या हो रहा है? दैट्स व्हाई वी हैव अंडरस्टूड। सबको आंसर देना है कि क्या बोल रहा हूँ, तो क्या नींद नहीं आएगी, लेथार्जिक फील नहीं होगा। बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए थोड़ा एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, तब आपको सब समझ में आएगा। बिकॉज अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ कि एकदम से वो लेवल पे अपन नहीं जा रहे, स्पीड भी थोड़ी स्लो रखिए। भले 10 के 15 लेक्चर लगेंगे चलेंगे, पर अपने को सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मेरी स्पीड बढ़ेगी नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो येस और नो में आंसर देना है, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब क्या था कि G का वेरिएशन होता है हाइट के साथ। अब मान लो RE तो रेडियस ऑफ अर्थ है सेंटर से लेकर के सरफेस तक, उससे H हाइट पर ऊपर चले गए तो कल जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसका क्या फॉर्मूला था? GH इजिकल टू GE1 माइनस H अपॉन RE का -2 पावर, और दूसरा फॉर्मूला था GE1 माइनस 2H अपॉन RE। 1 प्लस माइनस अंदर आउटसाइड प्लस थे। फिर हमने ये दोनों इक्वेशन कब यूज़ करने हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछा था कि फाइंड आउट द हाइट, ऊपर प्लस, ओके लॉजिकली क्लियर है? ये बाइनोमियली अंदर आएगा इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको समझो कि कल पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सपोज फाइंड आउट एन हाइट वेयर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द सरफेस। मतलब सरफेस पे कितनी है? 9.8, उसकी हाफ हो जाए ऐसी हाइट फाइंड करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्मूला। क्यों? बिकॉज ये हाफ हो गया, और ये हाफ कब होगा? जब हाइट इतनी ज़्यादा होगी, तब अर्थ से बहुत ऊपर चल जाएंगे तभी हाफ होगा, तभी इंटेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसी क्वेश्चन में इसका भी आंसर दिया होगा, पहला ऑप्शन ही इसका होता है। समझ में आ रहा है? हर बार एग्ज़ाम में ऐसा करते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट में आके हम गलती कर बैठे। तो हमें हर बार ध्यान रखना है कि H का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कहाँ तक है? 10 किलोमीटर तक। G कांस्टेंट रहता है। उसके बाद H की एक रेंज बनाई कि भाई चलो 500 किलोमीटर तक।
10 से लेकर 500 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक हम क्या करते थे, सेकंड फार्मूला यूज़ करते थे। बिकॉज 500 10% का रेशियो रहता है कि इन दोनों के बीच में अगर 10% का रेशियो है, मतलब ये 100 है और ये 10 है, तो 100 के सामने 10 को इग्नोर कर सकते हैं। दैट्स वाई वो छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई बाइनोमियली ये अंदर आएगा। तो लॉजिकली 10% तक का चलता है। 10% 6400 किलोमीटर में कितना था, 640। तो 640 के आसपास की वैल्यू है 500। तो हमने 500 को माना हुआ है कि 500 जब वैल्यू होगी तब हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? 500 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वापस इस फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। तो लॉजिकली सब कुछ क्लियर है। कल दोनों क्वेश्चन कराए थे, घर जाके ट्राई किए, क्या आंसर आया उसका? 2624 किलोमीटर। उसमें करना क्या था, फाइंड आउट द हाइट फॉर विच जी बिकम्स g/2। तो सबसे पहले ऐसी हाइट पे जाके जी कितना हो गया, g/2। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जी बन जाएगा g/2। पहले था g 1 प्लस कितनी हाइट है वो मुझे फाइंड करनी है। आर ई कितना होता है, 6400 किलोमीटर -2 का -2। जी कैंसिल हो जाएगा। अब तो ऐसे ही बताया, जिसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो h इक्वल टू जो आएगा वो आपका आंसर। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ, फाइंड आउट जी वेच h इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर मतलब वो छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट टू। दैट्स वाई सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, स्ट्रेट बैठो, अपनी स्पाइनल को एकदम स्ट्रेट रखो और ऐसा तो बिल्कुल भी मत करो। देखो, ये मैथमेटिक्स का जो टॉपिक होता है ना, जैसे 10th क्लास में कैसा था कि भाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा था कि आप 100 में से 100 ला सकते हो। एक लॉजिक है, उस लॉजिक से आपने समझा, फिर उसको सॉल्व किया। सिमिलरली फिजिक्स 11-12 के लिए ऐसा ही है, किसी भी एंट्रेंस के लिए, कि अगर आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी है, सॉल्व करना आता है, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन है मैं कर पाऊँगा। समझ में आ रहा है? पूरे बड़ौदा में या पूरे इंडिया में इसमें कन्फ्यूजन सारे स्टूडेंट्स को होता ही है। जिस टीचर ने खुद एग्ज़ाम दी होगी और उसकी खुद गलती हुई होगी, या उसने खुद प्रिपरेशन के वक्त कोई टेस्ट में गलती करी होगी, उसको ही आइडिया होगा कि इन सब चीज़ों को ऐसे सेपरेट करके पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको उस पर्टिकुलर मेथड को डेवलप करना है, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, उसमें वो टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो अपने को बस यही रिस्पॉन्सिव नेचर चाहिए। तो अब दूसरे में क्या करना है, जी फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 9.8 पता है, इसकी वैल्यू 6400 पता है, इसकी वैल्यू 300 पता है, तो जी मिल जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। तो आज का जो थियरी है हमारा, विच इज़ वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। कुछ लिखने जैसा है नहीं, बस कल का रिवीजन है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में रिवीजन 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेता है, धीरे धीरे 1 मिनट में पूरा बोल जाऊंगा पिछला लेक्चर। वो कब होगा, जब आप खुद भी पढ़ के आए होंगे तब। तो अभी धीरे धीरे हैबिट डालनी है। 10 मिनट लगते हैं एक लेक्चर को रिवाइज करने में, घर जाके 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। और एक बार लिखोगे फिर से कैसे लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ, जल्दी जल्दी में खाली लिख देना है, ताकि क्या होगा, वो रिवीजन दिमाग में एक बार हो जाएगा कि ऐसा बोला था, उसका ये मतलब था। समझ में आ रहा है? अभी भी ऐसे ही लिखना है, घर जाके भी एक बार लिख लेना है। तो 15 मिनट में एक बार पढ़ लो और लिख लो। तो क्या है कि वो टाइम टू टाइम वो एक साथ चलता रहेगा, नहीं तो 2 महीने बाद ग्रेविटेशन कौन है वही समझ में नहीं आएगा। એમાં કેવું છે સંસ્કૃતિ, એકવાર શું થયું, ગયા વર્ષે એક છોકરો આવી રીતે બેઠો હતો, પછી મને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો, પછી મેં હાથ કાપી નાખ્યો। સાચું સાચું શું, પોલીસ પડી ગઈ હતી મને, પછી મારું ચપ્પુ જપ્ત કરી લીધું। હું કહું મારી બહુ પહેચાન છે એટલે છૂટી ગયો। આવું બધું તારે પોઝ કરી દેવાનું, મારી ભાવના પર કાબુ નહીં કરવો। हाँ, पैसे भी डाउन।
वेरिएशन ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। क्यों लागे तो બહુ આમ મટીરિયલિસ્ટિક માણસો છે, જે દેખાય ને એના પર વધારે વિશ્વાસ કરો છો, ફિલિંગ પર ભરોસો કરો, જોવા પર ભરોસો નહીં કરો। દેખાય તો બધું સારું છે, શું થયું? કોઈ કશું બોલ્યું? વેરિએશન ઓફ g વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેપ્થ ઇન અર્થ। ઓકે, ખાલી હેડિંગ છે એટલે થોડું નાનું છે એવું છે ને ભાઈ? હા, વિથ ડેપ્થ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं જોવા નહીં, હું ડ્રોઈંગ બનાવતો હતો, કોન્શિયસ થઈ ગયો, કોન્શિયસ થઈ ગયો। કેટલું સરસ બનાવ્યું છે, વાહ! दिस इज अर्थ। इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6400 किलोमीटर। अब क्या करना है? कुछ किलोमीटर अंदर जाना है, उसकी डेप्थ चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास, कि जितना मास होता है उतनी फील्ड होती है। लॉजिकली हमको उतना पता है कि मास ज़्यादा होगा, फील्ड ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? हमने कंपेयर किया था कल की एक स्मॉल साइज ऑफ बॉल बड़े साइज ऑफ लेड बॉल से अट्रैक्ट हुआ था, तो जितना बड़ा बॉल होगा उसकी फील्ड ज़्यादा होगी। समझ में? फोर्स दोनों में इक्वल होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, बट फील्ड किसकी ज़्यादा होगी? जिसका मास ज़्यादा है। तो लॉजिकली क्या होगा, जब हम किसी डिस्टेंस पे जाते हैं, दूर हाइट पे ऊपर चढ़ते हैं किसी भी हाइट पे, तो लॉजिकली अर्थ का मास तो उतना ही रहता है, उसमें तो कोई चेंज आता नहीं है। पर अब सिचुएशन क्या होगी, व्हेन यू विल डिग इनटू हाइट d, के d हाइट जितना अपन नीचे आ गए, तो अब जो मास बचा वो इतने ही रीजन का बचा, ऐसा समझ में आ रहा है? तो जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इतनी रेडियस की वजह से ही होगी। समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो रेडियस है वो, तो इसकी रेडियस मान लो स्मॉल r है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? RE माइनस डी। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि अब तो नई रेडियस आ गई, बिकॉज मास अब इतने का ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बाहर का मास अब इसकी वजह से बनने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई रोल नहीं ले रहा है। समझ में आ रहा है? जो આખી અર્થનું માસ હોય, આ પોઈન્ટની વાત કરું તો આ બધો માસ મળીને અહીંયા ફોર્સ લગાવશે એટ્રેક્ટિવ। પણ હવે હું વાત કરું છું કે અહીંયા મેં ડિસ્ટન્સ ખોદી નાખ્યું, હવે આજે નાનું અર્થની અંદર બીજી નાની અર્થ છે, એટલું ડિસ્ટન્સ से खोद लिया, तो अब ये छोटी अर्थ की वजह से ही फील्ड लगेगी बाहर। समझ में आ रहा है? बट द डेंसिटी, ये भी डेंसिटी रो होगी, इसकी डेंसिटी भी रो होगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज मटेरियल तो सेम मान रहे हैं, दोनों अर्थ ही है, तो डेंसिटी विल बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉलर रीजन। तो नहीं, टोटल डेंसिटी फाइंड करो, तो टोटल डेंसिटी क्या आएगी? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस केस में क्या आंसर आएगा? ये आया डेंसिटी ऑफ अर्थ। टोटल मास ऑफ द अर्थ हमको पता है, कल हमने पता किया है, ME 6 × 10⁻24 समथिंग उसकी वैल्यू थी। टोटल वॉल्यूम तो कि भाई 4/3 पाई RE का क्यूब, ऐसा कुछ होगा। तो लॉजिकली दिस इज योर डेंसिटी। अब ये कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? छोटे रेडियस वाले स्फीयर के लिए भी, बड़े रेडियस वाले स्फीयर के लिए भी। तो लॉजिकली दिस डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर स्मॉलर स्फीयर एंड बिगर स्फीयर ऑल्सो, मतलब स्फीयर ऑफ स्मॉल r रेडियस एंड स्फीयर ऑफ कैपिटल R रेडियस। अब डेंसिटी फाइंड करो इस छोटी रेडियस की। ये अर्थ विथ रेडियस RE, ये अर्थ विथ रेडियस R, छोटी रेडियस के लिए। तो उसके लिए जो मास है वो टोटल मास तो होगा नहीं, वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सा मास होगा? लॉजिकली सोच के बताओ। NCERT बंद रखो। बाहर का मास तो टोटल मास है ME,
अब समझो कि ये छोटे स्फीयर का मास ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा, तो उसका नाम दे देता हूँ मैं m डैश। कुछ अलग होगा वो हमें पता है, लॉजिकली सबको समझ में आ रहा है कि इसका मास अलग होगा। अब उसका तो 4/3 पाई, बिकॉज वो तो स्फीयर ही है, पर रेडियस उसका क्या है r स्क्वायर, तो ये सेकंड क्यूब, सॉरी, तो ये सेकंड फॉर्मूला आया। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट द सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस ना लखी ने આપણે આવું લખીએ GRE, तो इसका फॉर्मूला होता है जिम्मी बाय आरी का स्क्वायर। अब उसको आपको लिखना है और चेंज करना है। कैसे करोगे? देखो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड जी एट द डेप्थ, कांस्टेंट सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डेप्थ। कल हमने क्या किया था, जी फाइंड किया एट रेडियस ऑफ अर्थ पे और हाइट पे, फिर दोनों को कंपेयर किया तो उसका फॉर्मूला निकल के आया। कंपेयर कैसे करते हैं? रेशियो लेकर के। तो सोचो कि अगर मुझे जी आर ई और जी रेडियस आर के लिए निकालना है, पहले इतना नोट करो और सोचो कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे। खुद से डेरिवेट करने का एक हैबिट हमको बनाना है कि लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यार तो एम जो है अभी किया तो अच्छा अभी किया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब अभी कैसे जल्दी रही ना कोटी कोटी, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अब क्या करना है, हमको लॉजिकली ध्यान दो कि जी का जो फॉर्मूला है विच इज़ जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, तो मुझे मास चाहिए। तो अगर मुझे ये मास मिल जाए तो काम हो जाएगा। कौन जाए? तो ये मास की वैल्यू क्या आएगी, m डैश इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। रो तो रो कांस्टेंट है सबके लिए, वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। ये मिल गया मास m डैश। अब ये मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फॉर द रेडियस r स्फीयर। छोटे रेडियस की स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बनानी है तो फॉर्मूला बनेगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया अब लॉजिकली? अब यहाँ पे एम डैश का फॉर्मूला वहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो आएगा जी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर ने आर को मार दिया तो क्या बचा, जी 4/3 पाई आर, दिस इज जी ऑफ आर। अब सिमिलरली if I want to find formula of g at surface, तो कुछ करना नहीं है, g का g, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, r ही। अब दोनों फॉर्मूला मिल गए। हाँ तो रो छेद नहीं कही नहीं कहो ओ लखी दिया, रो लखी दिया, माय बैड। तोड़ना है बदो। देखो अब समझ में आया सबको कि लॉजिकली क्या किया हमने कि बड़े अर्थ की डेंसिटी निकाली, फिर छोटे अर्थ की डेंसिटी निकाली। हमको लॉजिकली पता ही है बिकॉज पूरा मटेरियल एक है तो डेंसिटी सेम है। फिर मेरे को याद आया कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो मास चाहिए, तो यहाँ से मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो मास मिल गया, फॉर्मूला में पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। ये हो गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट आर रेडियस की अर्थ का। अब सिमिलरली मुझे अगर चाहिए आर ई रेडियस का तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करना है, अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ इसका, तो आई एम कंपेयरिंग, तो इसका इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो 1/2 कराओ तो हमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी अवर फॉर्मूला। तो 1/2 कराओ तो जी आर अपॉन जी आर। एक बार पूरा ध्यान से देख लो, फिर जब मैं लिखने का टाइम दूंगा तब खुद से लिखना
जी जी कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, रो कैंसिल, आर अपॉन आर ही बचेगा। तो यहाँ से पता चला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ रेडियस आर अर्थ इज इक्वल टू जो ओरिजिनल है उसका r/r, ये मिल गया फॉर्मूला। अब यहाँ से लॉजिकली सोचो तो ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर है। मतलब सोच, जो मैं पहले बताया कि अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो फील्ड ज़ीरो है बिकॉज कोई मास ही नहीं है। जैसे जैसे मैं सेंटर से ऊपर आता जाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, ये स्मॉल आर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 पॉइंट पे तो कोई ग्रेविटी नहीं, थोड़ा ऊपर आया तो थोड़ी रेडियस बनी तो थोड़ा स्फीयर बना, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। फिर थोड़ा और ऊपर आया तो थोड़ा और मास, थोड़ा और ऊपर आया थोड़ा और मास, जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे उतना मास बढ़ता जाएगा। तो वो जी डिपेंड करता है आर पे, जब तक आप अंदर हो। समझ में आ रहा है? जैसे ही सरफेस पे आओगे तो मैक्सिमम जी 9.8, फिर जैसे ही सरफेस के बाहर गए तो वापस 1/r² से कम होता रहता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके बहुत सारे MCQ और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लॉजिकली आपको पता है तभी ग्राफ आप सॉल्व कर पाओगे कि ग्रेविटी एट आर रेडियस, सबसे पहले आप ओ पर हो, मतलब सेंटर पे कोई है ही नहीं, तो जी का वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे जैसे सेंटर से सरफेस तक आओगे, सरफेस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, सरफेस तक वो बढ़ेगा और मैक्सिमम हो जाएगा विच इज़ 9.8। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आप सरफेस पे आ गए, फिर जैसे ही बाहर जाओगे तो वापस ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा, और ये फार्मूला r² से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से वो डिक्रीज होने लगेगा। मतलब अंदर के बाजू g इज प्रोपोर्शनल टू r, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से बाहर चले जाओ तो वापस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिकली इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ग्राफ कब पता चलेगा? जब आपको प्रॉपरली पूरी थियोरी पता है तब, कि डेप्थ के साथ हमको ऐसा लगेगा हाइट के साथ जी कम हुआ तो डेप्थ के साथ बढ़ना चाहिए, पर ऐसा हुआ तो नहीं, डेप्थ के साथ भी कम ही हुआ। तो अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? फाइंड आउट द डिस्टेंस वेर कोई ऐसा डिस्टेंस बताओ जिसके लिए डेप्थ और हाइट दोनों एक पर्टिकुलर, एक हाइट भी ऐसी मिलेगी जहाँ पे जी का कोई वैल्यू मिलता होगा, और डेप्थ भी ऐसी मिलेगी जहाँ पे जी का कोई वैल्यू मिलता होगा। तो एक वैल्यू जो दोनों के लिए सेम होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कि कोई एवी डेप्थ शोधो और एवी हाइट शोधो जिना पर जी सेम डिक्रीज था। खबर बड़ी, मतलब ये आपका NCERT लेवल ख़त्म हो गया। इसमें आपको NCERT यहाँ तक ये फार्मूला बन गया, फार्मूला के बाद ये इस फार्मूला को और प्रिसाइजली बना सकते हैं, वो सिखा रहा हूँ अभी कैसे करना है। इसका फार्मूला और प्रिसाइजली कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ तक आपको एक बार ध्यान से 10 सेकंड देख लो, फिर खुद से नोट में सॉल्व करना है। ये हमें आदत डालनी है। खाली कह दो। देखो फाइनल फार्मूला लाने में एक ही स्टेप बाकी है। ये फार्मूला आ चुका है, अब क्या करना है? ये जो r है उसका वैल्यू हमने सबसे पहले क्या लिया था? RE - D। उसको सिर्फ यहाँ पुट कर दो तो फार्मूला, फाइनल फार्मूला आ जाएगा। सिंपल, तो पूरा डेरिवेशन खुद से समझ में आ जाएगा। ये r की वैल्यू तो पहले हमने डिफाइन करी हुई थी। स्मॉल r की वैल्यू खाली वहाँ पुट करनी है। શું કામ હતું માનવ? ચલો છેલ્લું સ્ટેપ ખાલી લખી આપું? હા 1 મિનિટ, છેલ્લું સ્ટેપ ખાલી લખી દઉં ને? કઈ લખીશું યાર, બધું ફૂલ થઈ ગયું છે। सर
एक मिनट है। 1/r से डिक्रीज होता तो ऐसे होता, 1 स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है इसलिए ऐसे होगा। चलो ये फाइनल फॉर्मूला सबका आ गया। जी आर ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई, मतलब जितनी डेप्थ में जाओगे ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर द बोथ द केसेस। इसमें कुछ याद नहीं रखना है कि 500 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये हमेशा ट्रू है, ये सेम फॉर्मूला है, हमेशा सेम है। अब जिन्होंने लिख लिया है वो 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फाइंड आउट जी ना जे लोगों ने થઈ ગયું છે એ લોકો સોલ્વ કરવા માટે। ફાઇન્ડ આઉટ જી सॉरी एट r/4 डेप्थ फाइंड जी एट r/4 डेप्थ, re/4 डेप्थ के ऊपर फाइंड जी, मतलब r/4 डेप्थ के अंदर, मतलब आखी रेडियस आरी है तो re/4 डेप्थ सुधी तमे खोजशो तो त्या जी केटलो हशे? चलो इधर ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो समझो, इधर ध्यान दो। इसको मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, और क्वेश्चन पूछने का तरीका एंट्रेंस में क्या होता है, फाइंड आउट द जी, फाइंड आउट जी इट विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल जी। આવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો શું કરવાનું, આખો ક્વેશ્ચન અહીં સુધી સોલ્વ કર્યો। આનો मतलब એવો થયો કે ઓરિજિનલ जी का ये 75% है, मतलब ઓરિજિનલ जी 9.8 છે તો આનો જે આન્સર આવશે ને એ 9.8 ના 75% છે। સમજ પડે શું કહેવા માંગુ છું? પછી પૂછે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ વોટ પરસેન્ટેજ ઓફ जी વિલ બી રિમેનિંગ એટ ધ હાઇટ re/6, તો શું કરવાનું, અહીંયા 1 - 1/6 આવશે, 1/6 નો રેશિયો જે આવે એ 1 માઇનસ કરવાનો, जितना परसेंटेज आए इतना परसेंटेज बचे आते। समझ पड़े? मतलब बहुत बड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ से बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका या तो आपको फाइनल आंसर पूछा होगा या तो आपको पूछा होगा व्हाट परसेंटेज विल बी रिमेनिंग आफ्टर गोइंग एट द r/4 डेप्थ, r/3, r/2, कोई भी, मतलब इसमें से बहुत सारे अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज द टाइप 1। समझ में आ रहा है? तो टाइप 1 करें लखी दो कि कशु भी चेंज करे है ना, परसेंटेज पूछे। समझ पड़ी दिया सुधा?
चलो ये टाइप 2 का क्वेश्चन समझो। सर चलो बराबर करो फाइंड आउट। वगैरह सवाल का मतलब समझो। सवाल कैसा है, इधर ध्यान दो, बातें बंद, एकदम चुप, पाछा टट्टा भैया वो काननी वस्तु जो ये क्वेश्चन के बाद ये फॉर्मूला डिराइव करना, यहाँ तक आपका काम खत्म हुआ एनसीईआरटी लेवल का, कि फॉर्मूला डिराइव करोगे। उसके बाद जी नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, सीधा टाइप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी आपके पास जो मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है कि हमने जो टॉपिक कर रहे हैं उसके हिसाब से सेक्शन नंबर बी है, तो सेक्शन बी के जितने भी एमसीक्यू हैं वो इसी टाइप के होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 4 मेथड सीखने के बाद आप घर जाके वो अटेम्प्ट कर पाओगे। आई एम मेकिंग यू सेल्फ डिपेंडेंट, कि आप अपने आप से सॉल्व कर पाओ, वहाँ तक अपने को पहुँचना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि जी कितना होगा इतनी डेप्थ पे, कितने परसेंटेज होगा ओरिजिनल के, सब कुछ समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप क्या होता है कि फाइंड आउट जी एट द सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर। सपोज पूछ लिया कि 500 किलोमीटर नीचे, अर्थ के अंदर 500 किलोमीटर नीचे चले जाओ, यहाँ पे जी फाइंड करो। तो उसका फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, G1 - 500/6400। अब पूछा है कि वो जितना आएगा, समझ में आ रहा है, वो जितना जी आया वो सेम जी कितनी हाइट पे आएगा, जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था। फाइंड जी एट द डेप्थ 500 किलोमीटर एंड स्टेट एट विच हाइट इट विल बी सेम एज 500 किलोमीटर एट डेप्थ। मतलब डेप्थ पे जो आंसर आया जी का वो किस हाइट के लिए सेम आएगा। समझ में आ रहा है? हाउ डू यू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करोगे इसको? इक्वेट कर दो, फॉर्मूला को इक्वेट कर दो। देखो इस हाइट पे मान लो कि वो सेम आया, अब इस हाइट पे भी वो उतना ही आएगा जितना 500 की डेप्थ पे आया होगा। 500 प्लस दोनों जी तो सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो बोथ जी आर सेम, तो मैं लिखूंगा G1 - 500/6400 इक्वल टू G1 - H/6400। पर इधर ध्यान दो, 1 - 2H/6400, ये तो हाइट वाला फॉर्मूला आएगा ना। दोनों जी सेम आएंगे, जी एट द डेप्थ इक्वल टू जी एट द हाइट, वो हमें सेम है, वो हमें पता है। तो इधर खाली लॉजिकली सोचना क्या था कि इधर तो डेप्थ का फॉर्मूला लगेगा, पर इधर अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि इस हाइट पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दूसरा कि पहला। હવે કશું નહીં, આમાંથી આ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, जी कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसका जो आएगा फिर उसको सॉल्व करोगे तो h मिल जाएगा ना। अब तो लॉजिकली आपके दिमाग में मेथड सेट होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आ रहा है कि इतनी डेप्थ पे जो है वही कितनी हाइट पे, तो दोनों सेम ही हुए। वर्ड प्रॉब्लम्स में खाली वर्ड का जो चीज़ है वो सीखना है कि भाई ऐसा कोई भी वेरिएशन आ सकता है, इसमें 500 की जगह आप 300 कर दो, 1000 कर दो, 1500 कर दो। पर इसमें याद रखना है कि 500 से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1 + h², वो 1 + h/re का स्क्वायर -2 पावर। समझ में आ रहा है कि भूल गए? ये समझ पा रहे हो कि हाइट के तो 2 फॉर्मूला थे हमारे पास, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर ये हाइट बढ़ जाएगी 500 से। वो वही लॉजिक जो पिछली बार हमने किया हुआ है। ये तीसरा टाइप सोल्व करते हैं। थर्ड टाइप लिख लो, सरफेस से r/3 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उतनी ही कितनी हाइट पे होगी। फाइंड आउट g एट द डेप्थ ऑफ re/3 and state at which height it will be same as re/3 depth। सेम क्वेश्चन, खाली डेप्थ में re/3 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो लॉजिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है
तो अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप्स में से। समझ में आ रहा है? तो आपको वो 5 मेथड और 5 टाइप याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पूरे इंडिया की टीचिंग में और हमारी टीचिंग में क्या चेंज है, तो ये अपडेट ऐसा किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पहले दिन से? कि अपने को मेथड पता होनी चाहिए कि दिस इज़ द मेथड विच विल बी गोइंग टू आस्क, तो मैं इसमें कोई भी वेरिएशन चेंज कर करके क्वेश्चन बना ही सकता हूँ। और सेम इधर ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि भाई फाइंड आउट जी एट द डेप्थ ऑफ 500 किलोमीटर एंड ऑल्सो स्टेट दैट कि जो जी हमारा आया वो सेम कौन सी हाइट पे होगा। समझ में आ रहा है? उसमें मैंने सेकंड फार्मूला यूज़ किया, क्यों? बिकॉज 500 किलोमीटर की हाइट थी, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे बाइनोमियल वाला। पर जब दूसरी क्वेश्चन में मैंने इसको चेंज करके r/3 कर दिया, तो अब दिमाग में सोचना पड़ेगा r/3 मतलब 6400/3, मतलब ये 2000 के आसपास का कोई वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? 2150 कैसा कुछ वैल्यू आएगा। अब 2150 इज कंपेरेबल टू RE। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, वो फर्स्ट फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला था वो यहाँ लगाना पड़ेगा कि G1 माइनस RE/3 अपॉन RE इज इक्वल टू G1 प्लस 2, इधर 2 नहीं आएगा, RE/3/RE का -2 पावर। समझ पड़ी? शू करूँ? ના ઊભી રહો આ તો આપણે ફાઇટ કરવાની છે ને એચ તો અમે ફાઇન્ડ કરना बिकॉज एच इज कंपेरेबल टू RE, दैट्स वाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम यूज नहीं कर सकते। એટલે આ કમ્પેરિઝન હતું કે આમાં હાઇટ કમ્પેર કરવાની છે, તો હાઇટમાં તો 2 ઓપ્શન છે, તો કયું ફોર્મ્યુલા ક્યારે વાપરવાનું એ ક્લિયર થવું જોઈએ। લોજિકલી ક્લિયર થાય છે બધું? समझ पड़े છે યશરાજ? वही तो समझा रहा हूँ कब का। इधर ध्यान दो, ऊपर हमने 2h माइनस 6400 फॉर्मूला लिया, क्यों? बिकॉज 500 किलोमीटर्स इज वेरी लेस देन 6400, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला चल जाएगा। पर RE/3 डेप्थ के लिए, तो RE/3 कितना है? 2000, तो 2000 मतलब तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? પણ -2 અંદર કેમ લેવાય એ તો જોવાનું છે કે ના લેવાય। કાલે એ તો સમજાવ્યું હતું બધું। બસ આ સોલ્વ કરો એટલે h મળી જશે। નહીં લેવાનું, હવે બાઇનોમિયલ એક્સપ્રેશન ના થાય કારણ કે હાઇટ વધારે મળશે। आज तो अब से 2:30 का टाइम है। 10 मिनट खाली एक चौथो टाइप खाली लखाई दो, चौथो टाइप खाली लखाई दो। 4th क्वेश्चन लिखो। या फिर देखो ऐसा भी कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, ये जिसको समझ में आया उसके लिए फिर से एक बार ध्यान दो। इधर एक मिनट खाली बात सुनो। अब जब मैं RE/3 के लिए G फाइंड करूंगा, G एट RE/3, तो उसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस RE/3 अपॉन RE। RE कैंसिल हो जाएगा, बाहर G तो होगा ही, तो 9.8 1 माइनस 1/3। 1/3 का वैल्यू क्या आता है? 0.333
तो 1 माइनस 0.333 करोगे तो 0.67। अब यहाँ से पता चल गया कि 37% का वेरिएशन है। बीजी मेथड कर दिया कि 37% का वेरिएशन है। मतलब ये फॉर्मूला कब चलता है? जब 10% तक का वेरिएशन हो। अब ये तो 37% से कम हो गया, दैट्स वाई मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सो देर आर 2 मेथड टू वेरीफाई कि कौन सा फॉर्मूला इक्वेट करना है। समझ में आ रहा है? या तो एक बार फाइंड करके देख लो कितने परसेंट से कम हुआ है। 10% से कम हो तो यही फॉर्मूला डाल दो, चलेगा। और 10% से ज़्यादा है, 33% का डिफरेंस है, तो ये नहीं चलेगा, ये डालना पड़ेगा। हाँ तो खाली समझाऊँ और आने आगे सॉल्व करो। JH આવે आंसर नीचे ले जाओ। ये जी कट आउट हो जाएगा, RE भी कट आउट हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 तो 0.67, ये हो जाएगा 1/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। हाँ એટલે 1 माइनस बराबर ना 0.67 जाओ। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो H मिल जाएगा, तो होमवर्क में सिंप्लीफाई कर लेगा। अब फाइनल टाइप, फोर्थ टाइप। 7 रख ले ना आ जाओ। कितने को समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? कोई कंफ्यूजन है किसी को कि वाई वी आर यूजिंग, कभी फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया हाइट का, कभी दूसरा किया? तो ये सबको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे पूरे इंडिया को कंफ्यूजन होगा, तो अपने को ये क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमारा उतना परसेंटाइल ज़्यादा होना चाहिए। इतनी मेहनत कराने का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये जो टाइप लिखा रहा हूँ वो JEE नीट के लिए है। अब ऐसा एक नंबर है, उस पर्टिकुलर डेप्थ और हाइट के लिए सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगी। वो कैसे फाइंड करोगे? बातें बंद हो, एकदम चुप। देखिए 4 टाइप से 400, 500, 1000 जितने क्वेश्चन बनाने उतने बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? लॉजिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी मतलब अहमियत समझो और इधर ध्यान दो। और चौथी टाइप अच्छे से लिख के जाओ कि इज़ देयर एनी डेप्थ और हाइट पॉसिबल फॉर विच वी विल हैव सेम इफेक्टिव जी। मतलब जी सेम मिलेगा, एक पर्टिकुलर हाइट और डेप्थ के लिए एक नंबर मिलेगा कि 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ऐसा कोई नंबर है। उस हाइट पे और उस डेप्थ पे हमेशा जी की वैल्यू सेम मिलती है। हमने सीखा कि अर्थ से ऊपर जाओ तो जी कम होता है, अर्थ से नीचे जाओ तो भी जी कम होता है। तो एक बार ऐसी हाइट मिल जाएगी और डेप्थ मिल जाएगी, वो सेम वैल्यू रहेगी उसकी जी की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो वो कैसे फाइंड करोगे आप? मतलब फिर से यही करना है, दोनों को इक्वेट करना है। उसमें से डेप्थ को क्या लेना है? h। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? वी आर फाइंडिंग द जी फॉर विच डेप्थ एंड हाइट इज सेम। समझ में आ रहा है? वी आर फाइंडिंग जी इफेक्टिव फॉर विच डेप्थ एंड हाइट इज सेम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
तो जब फॉर्मूला लिखेंगे हम तो G1 माइनस H अपॉन RE लिखेंगे D की जगह। अब यहाँ दूसरा जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ओरिजिनल लिखेंगे कि बाइनोमियल वाला लिखेंगे, दैट इज अगेन अ डाउट। तो ओरिजिनल लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? ओरिजिनल लिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ फिर से जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा? G1 प्लस H अपॉन RE की पावर -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो G तो कट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर H मिलेगी जिस H के लिए दोनों हाइट सेम होगी, समझ मतलब दोनों G की वैल्यू सेम होगी। समझ में आ रहा है? वो जो वैल्यू आंसर आता है वो आपको बताना है। एक घर से ये चारों पैटर्न आपको होमवर्क में करनी है। मतलब पहले जो डेरिवेशन किया वो एनसीईआरटी के पर्पज से आपको किसी भी टेस्ट में पूछेंगे तो वो पूछेंगे। किसी भी जेईई नीट के क्वेश्चन में आपको ये 4 टाइप है, इस 4 टाइप की आपको मेथड याद होनी चाहिए बस। मतलब इन चारों में से अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनाने हैं उतने। चौथा क्वेश्चन फैक्ट है, उसमें आपको खाली 1 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है प्रांजल क्या चल रहा है? सिंपल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। कल वी विल डू वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर हमारे सिलेबस में है, जेईई के सिलेबस में, तो वो करेंगे। घर